अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं नीलू। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करते हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। अच्छी क्वालिटी का गुड़ बनाने की वैज्ञानिक तकनीक, अधिक फूल उत्पादन हेतु गेंदा की फसल में जरूरी कार्य, किसान भाइयों, अपने राज्य में पिछले साल बोए गए गन्ने की कटाई का काम चल रहा है और राज्य में 40% उत्पादित गन्ने से लघु एवं सीमांत किसान गुड़ बनाते हैं। लेकिन किसान भाई सही जानकारी के अभाव में गुड़ बनाते समय कुछ ना कुछ चूक कर जाते हैं, जिससे गुड़ की क्वालिटी खराब हो जाती है और ऐसे गुड़ का बाजार में अच्छा दाम नहीं मिलता। इसलिए जो किसान भाई गुड़ बनाना चाहते हैं वो अच्छी क्वालिटी का गुड़ बनाने के लिए किन किन तकनीकी बिंदुओं का ख्याल रखें, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं त्रिहुत कृषि महाविद्यालय मुजफ्फरपुर के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर हरेंद्र सिंह। किसान भाइयों, जो हमारा गन्ना का फसल इस समय काटा जा रहा है, गुड़ बनाकर गन्ने से अपनी आय को प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान दें, जो हम गुड़ बनाते हैं उसके लिए जरूरी है कि उन्नत प्रभेद का गुड़ बनाना चाहिए, जिससे उसका टिकाऊपन अधिक दिनों तक रह सके। इसमें जो गुड़ अच्छा बनता है उसके प्रभेद BO 120, BO 130, COP 9301, COP 9302, BO 136 तथा COP 9206 प्रयोग करें तो निश्चित रूप से हम जो है इन प्रभेदों को लगाएंगे तो हमारी उपज अच्छी होगी। किसान भाइयों, ये आवश्यक है कि उत्तम गुड़ निर्माण हेतु हमें गन्ने की खेती को शुरुआत से ही ध्यान देने की आवश्यकता होती है। गुड़ उत्पादन हेतु गन्ने के विभिन्न प्रभेदों के निर्धारित उर्वरकों की मात्रा का ही प्रयोग करें। अगर नाइट्रोजन की मात्रा अधिक हुई तो इसका बुरा असर गुड़ की क्वालिटी पर होता है, साथ ही पर्यावरण के लिए भी दुष्प्रभावी होता है। बात करें अगर कटाई की, तो गन्नों की कटाई से 15 दिन पहले सिंचाई बंद कर दें। शीतकालीन गन्ना अक्टूबर से नवंबर के मध्य तक तैयार हो जाता है, लेकिन कटाई से पूर्व परिपक्वता की जांच करनी चाहिए। इसके लिए ब्रिक्स हाइड्रोमीटर का उपयोग करते हैं। अगर ब्रिक्स हाइड्रोमीटर की रीडिंग 21 से ज्यादा आती है तो जान ले कि गुड़ हेतु गन्ना परिपक्व हो गया है। कम ब्रिक्स मीटर रीडिंग होने पर कटाई न करें। कटाई करने के लिए धारदार औजार का ही इस्तेमाल कर जमीन की सतह से कटाई करें तथा ऊपरी भाग को काटकर हटा लें, क्योंकि ऊपरी भाग में शर्करा की मात्रा बहुत कम होती है। उसके बाद सारी पत्तियों की कटाई कर गन्ने को साफ कर लें। याद रहे, कटाई के 10-12 घंटे के अंदर रस निकाल लेना चाहिए। अब बात करते हैं गुड़ बनाने की प्रक्रिया की। गुड़ बनाने के लिए जब हम 100 किलोग्राम रस की मात्रा को कढ़ाई में डालते हैं तो उसमें धीरे धीरे जब उबाल आने लगता है तो बोरे और चट्टी की सहायता से उसके मैल को निकालते हैं, लेकिन पूरी तरीके से हमारा मैल नहीं निकल पाता है। तो जैविक जो हमारा पदार्थ है उससे हम उन जो घुलनशील जो पदार्थ है उससे निकालना अति आवश्यक है। उसमें देवाल जो पौधा होता है उसका जड़ और तना, भिंडी का जड़ और तना या मूंगफली के दाने का
और सेमल के जड़ और तने को जो है पीस करके उसमें करीब 250 ग्राम जड़ या तना जो है भिंडी का देवाल का पीस करके 2 किलोग्राम पानी में मिला करके उसे छान लें। और जब हमारा गुड़ जो है उबलने लगता है तो उसमें जो मैला होता है छननी के द्वारा जो है उसे जो छनौटा जो बड़ा होता है उसके द्वारा धीरे धीरे छानेंगे तो निश्चित रूप से हमारा पूरा गंदगी गुड़ का जो है निकलने लगेगा। उसके रस में अघुलनशील गंदगी को निकालने तथा रस के पीएच को 6.6 करने के लिए 300 ग्राम से 500 ग्राम चूना 5 लीटर पानी में घोलकर प्रति 1000 लीटर रस में डालते हैं। रासायनिक कुछ पदार्थ मिला के भी हम उसे साफ करने के लिए उपयोग करते हैं, लेकिन उसका गुड़ अधिक दिन तक टिकाऊपन नहीं होता है। इसलिए जो है इसमें भिंडी के जो जड़ और तना मूंगफली का दाना का ही प्रयोग करना चाहिए। जब हमारा गंदगी बाहर आ जाए और उबाल उसका जो है दिखाई देने लगे अच्छी तरीके से गंदगी निकलने के बाद उसमें 4-5 बूंद जो है कड़ू का तेल डालेंगे तो हमारा रंग अच्छी तरीके से पकड़ने लगेगा। और जब धीरे धीरे हमारा उबाल गाढ़ा होने लगेगा, जब हमारा गुड़ धीरे धीरे उफान में आता है और गुड़दम से बराबर चलाते रहें और जब उस पकने की तैयारी आता है तो उसे उठाएंगे तो एक सुलहना रेशे के तरीके से रेशम की तरह से धागा के रूप में लंबा धागा की तरह दिखाई देगा। धीरे धीरे वह लंबा धागा जो है रेशम की तरीके से गुड़ का जो है अगर दिखाई देने लगे तो हमें समझना चाहिए कि हमारा गुड़ अब तैयार होने वाला है। अपरिपक्व तथा कीटग्रस्त पौधे से प्राप्त रस जमता नहीं है। इस हेतु 8 से 10 किलोग्राम चीनी का मिश्रण चाशनी में डालने पर गुड़ पूर्ण रूपेण जम जाता है। उसके बाद तैयार चाशनी वाले कढ़ाई को चूल्हे से उतार लेते हैं। उसे उतारने के बाद हम गुड़दम से बराबर चलाते रहें और उसके ठंडा करें। ठंडा करने के उपरांत छोटे सांचों में उसे ढालें तो बहुत ही अच्छा गुड़ तैयार होता है। इसके लिए जरूरी है कि जब हमारा गुड़ सुनहरा दिखाई देने लगे, ठोस होने लगे तो उसे सांचे में या मुट्ठी में भेली की तरह से बांधेंगे तो हमें इसे रख रखाव में भी आसानी होगी, अधिक दिन तक टिकाऊ होगा। इस तरीके से अगर हम अपने गुड़ बनाने में वैज्ञानिक तरीके से अगर हम विधि का प्रयोग करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा जो गुड़ सुनहरा तैयार होगा, स्वादिष्ट होगा, मीठा होगा और अधिक दिन तक संरक्षण करने में उसका उपयोग कर सकते हैं। ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे हैं महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। प्रदेश में इस समय गेंदे की फसल बढ़वार से लेकर पुष्पन अवस्था पर है और फसल की इन अवस्थाओं में खरपतवार नियंत्रण, सिंचाई और उर्वरक प्रबंधन के साथ साथ पौध सुरक्षा उपायों को भी करना आवश्यक होता है। तभी आपको इससे फूलों का अच्छा उत्पादन मिलेगा। तो किसान भाइयों, आप कैसे करें गेंदे की फसल में इन कार्यों को? आइए जानते हैं कृषि अनुसंधान केंद्र जिला पटना के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर संगीता पांडे से। जो भी किसान भाई हमारे पौधे गेंदे का पौधा अक्टूबर में लगा चुके होंगे, उनका पौधा बढ़वार की तरफ होगा और साथ ही साथ पौधा 1 महीने का हो गया होगा। तो इस समय जो प्रक्रिया है, सबसे पहले आप देखिएगा उसमें पिंचिंग करते हैं। जब हमारा पौधा 25 से 30 दिन का हो जाता है तो ऊपर का जो शीर्ष भाग हो गया, जिसको फुनगी बोलते हैं, उसको तोड़ लेते हैं। ऐसा करने से फूलों में बहुत सारी डालियाँ निकल आती है और हमारा फूल का भी उत्पादन बढ़ जाता है। और 1 महीना का पौधा हो चुका है तो इसके 45 दिन के बाद आप इसमें जो यूरिया बची हुई है उसमें उपवेशन के रूप में उस यूरिया को इस फसल में डाल सकते हैं। किसान भाइयों,
फसल की अच्छी बढ़वार हो, इसके लिए उसमें आपको समय समय पर खरपतवारों को निकालते रहना चाहिए, क्योंकि फसल में सिंचाई और नमी रहने के कारण फसल में खरपतवारों का प्रकोप अधिक होता है। तो आप गेंदे की फसल में खरपतवारों का नियंत्रण किस प्रकार से करें तथा इसके साथ अन्य कार्यों को किस तरह से करें, आइए जानते हैं। और जो खरपतवार है निकौनी, इसका जो 20 से 25 दिन इसमें 20 से 25 दिन के अंतराल पर इसमें निकौनी कर सकते हैं। और जाड़े का मौसम है तो नमी के अनुसार देखते हुए पौधे में 10 से 15 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करें। किसान भाइयों, गेंदे की फसल में कुछ कीट एवं रोगों का प्रकोप भी होता है और आप इन कीटों एवं रोगों की पहचान न होने पर समय से इनकी रोकथाम नहीं कर पाते हैं और आपकी फसल को काफी नुकसान होता है। तो इनकी रोकथाम किस प्रकार से करें, आइए जानते हैं। ऐसे तो इसमें कीट व्याधि जल्दी नहीं लगती, फिर भी कई सारे जो कीट है जिसको हम रेड स्पाइडर बोलते हैं वो भी लगता है। इससे बचाव के लिए आप मैलाथियोन 0.1% का छिड़काव कर सकते हैं। 1 ml 3 लीटर पानी में घोल करके छिड़काव कर सकते हैं। और एक चूर्नी सफ़ेद जिसको पाउडरी मिल्ड्यू बोलते हैं, इसमें यह लगता है, जिसमें पौधे की पत्तियों पर सफ़ेद रंग का पाउडर जैसा धब्बा बन जाता है। इसको कंट्रोल करने के लिए 2 ग्राम सल्फर डस्ट घुलनशील पाउडर जो होता है उसको आप घोल करके इसको छिड़काव कर सकते हैं। तो इससे जो चूर्नी से बचाया जा सकता है पौधे को। और साथ ही साथ देखें, जब आपका जो पुष्पन की अवस्था में पौधे आ रहे हैं, जो फूल जब तोड़ने का समय आ गया। किसान भाइयों, अब बात आती है गेंदे के फूलों की तोड़ाई की। रोपाई के 60 से 70 दिन पर गेंदे में फूल आता है, जो 90 से 100 दिनों तक आता रहता है। अतः फूलों की तोड़ाई साधारणतया सायंकाल में की जाती है। फूल को थोड़ा डंठल के साथ तोड़ना उपयुक्त रहता है। ऐसे तो ये फूल बहुत टिकाऊ होता है, काफी समय तक टिकता है। और इसके जो आप बाजार में ले जाते हैं तो इसको कार्टून में चारों तरफ से पेपर को बिछा दें और उसमें इस फूल को रख दें। तो इस तरह से आप इसको बाजार ले जा सकते हैं और इसकी जो सेल्फ लाइफ है, मतलब टिकाऊपन अधिक दिनों तक बना रहेगा। और साथ ही साथ अगर अच्छी तरह से हमारे किसान भाई गेंदे की खेती करते हैं तो 80 से 100 क्विंटल प्रति हेक्टेयर इसका उत्पादन होता है। तो इस तरह से आप हमारे किसान भाई गेंदे की खेती करके अच्छा मुनाफा कमा। आगे और भी कुछ रोचक जानकारियां, पर यहां पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। हमारे प्रदेश में प्याज की खेती खरीफ तथा रबी दोनों ही फसलों में की जाती है। वर्तमान समय रबी प्याज की खेती के लिए उपयुक्त चल रहा है और जो किसान भाई इसकी खेती से अधिक पैदावार लेना चाहते हैं तो वो इसकी कौन कौन सी उन्नत किस्मों का चुनाव करें तथा इसकी वैज्ञानिक तकनीक से खेती कैसे करें, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं बागवानी वैज्ञानिक। प्याज की अच्छी तरह से खेती की जाए तो निसंदेह आपको अच्छी आमदनी प्राप्त होगी और साथ ही साथ आपको जो इसकी परेशानी है वो दूर हो सकती है। इसके लिए आपको कुछ बिंदुओं पर ध्यान देना होगा। आपको ये जानना होगा कि इस समय कौन कौन सी इसकी उन्नत किस्में हैं। इसमें पूसा रेड, पटना रेड, अर्का निकेतन, अर्का बिंदु, अर्का कीर्तिमान, ये जो किस्म है बहुत ही अच्छी किस्म है और इसका अच्छा उपज प्राप्त होता है। इन किस्मों में देखा गया है कि किसान बंधु को 250 से 300 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उपज प्राप्त होगी। अब आइए बात करते हैं खेत तैयारी और खाद उर्वरक पर। तो जहां तक खाद उर्वरक की बात है तो प्याज की फसल के लिए अधिक खाद की आवश्यकता पड़ती है। अतः 20 से 25 टन गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर खेत में मिलाकर जुताई करके पाटा चला देना चाहिए। उसके बाद 260 किलोग्राम यूरिया, 180 किलोग्राम DAP
तथा 100 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से आवश्यक होती है। फास्फोरस व पोटाश की पूरी मात्रा तथा यूरिया की 1/4 मात्रा फसल की रोपाई से पहले खेत में भुरकाव कर जुताई करके पाटा चलाकर खेत को समतल कर देना चाहिए। किसान बंधु को यहाँ पर एक विशेष ध्यान देना होगा कि चूंकि प्याज की फसल में आपको अच्छा उसका गुण है, क्वालिटी डेवलप करे, तो इसके लिए आपको 20 से 40 किलोग्राम सल्फर की आवश्यकता पड़ती है। तो इनका प्रयोग करने के लिए मैं किसान बंधु से कहना चाहूँगा, आप डीएपी की जगह पर सिंगल सुपर फास्फेट का प्रयोग करते हैं। इससे आपको फास्फोरस के साथ साथ जो सल्फर है उसकी प्राप्ति हो सकती है, इसे अलग से देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसके साथ साथ नाइट्रोजन की जो 120 केजी मात्रा है, बुआई के समय आप इसकी 50% यानी 60 केजी नाइट्रोजन ही प्रयोग करें और बाकी जो बच जाते हैं नाइट्रोजन उनकी आप सिंचाई के प्रथम द्वितीय तृतीय यानी 4 से 5 भागों में बांट के करते हैं तो देखा गया है बहुत ही अच्छा इसका उपज प्राप्त होता है। लगाने का समय अच्छा है। प्याज के पौधों को उखाड़ने से पहले नर्सरी में पानी देना हितकर होगा। फसल के लिए तैयार किए गए खेतों में सिंचाई की सुविधा अनुसार 2 से 3 मीटर चौड़ी व 3 से 5 मीटर लंबी क्यारियां बना लेते हैं। रोपाई से पूर्व 2 ग्राम कार्बेंडाजिम प्रति लीटर पानी के घोल में पौधों की जड़ों को उपचारित करते हैं। उसके उपरांत आगे बताई गई निश्चित दूरी पर रोपते हैं। 15 गुने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर इसे लगाना चाहिए, अर्थात कतार से जो कतार की दूरी होगी वो 15 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर आप अवश्य ही मेंटेन कीजिए। इससे अच्छा इसको जो कंद बनने में सहायता होता है। अब बात करते हैं फसल में सिंचाई प्रबंधन पर। प्याज की फसल में 10 से 15 दिनों के अंतराल पर सिंचाई की आवश्यकता होती है। पूरी फसल में आपको 8 से 10 सिंचाई की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए इस जब भी नमी की आवश्यकता हो देखा गया है तो सिंचाई अवश्य आप करते रहें। किसान भाइयों, प्याज की फसल को खरपतवार से मुक्त रखने के लिए 3 से 4 निराई गुड़ाई की आवश्यकता होती है, जिसके लिए फसल में 15 से 20 दिनों के अंतराल पर निराई गुड़ाई करना चाहिए। इसके अलावा खरपतवारों को नष्ट करने के लिए रासायनिक दवाओं का उपयोग किया जा सकता है। इसके लिए फ्लूकोरेलिन दवा 1 लीटर प्रति हेक्टेयर जरूरत होती है। इस दवा को रोपाई से 2 से 3 दिन पूर्व छिड़काव करके भूमि में मिला देने से फसल में खरपतवार नहीं उगते हैं। तो इस तरह से इन बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए जो भी किसान बंधु प्याज की वैज्ञानिक खेती करेंगे, निसंदेह उनको अच्छा उपज प्राप्त होगा। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता कार्यक्रम में आज जो प्रश्न हमने शामिल किया है उसे पूछा है जिला वैशाली से हिमेश कुमार जी ने। यह पपीते में लगने वाले मोजेक रोग के कारण एवं बचाव पर जानकारी चाहते हैं। तो हिमेश कुमार जी, आपकी जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। आज हम चर्चा करेंगे पपीते में लगने वाले वायरस बीमारियों की, एफिड यानी चेपा और सफ़ेद मक्खी आपके वाइट फ्लाई, इनका प्रकोप भी बढ़ गया है। अगर आप फसलों के पत्तों को हिलाए तो इनके नीचे ये कीड़े बैठे हुए मिलेंगे और जो उड़ते हुए आपको हवा में दिखाई देते हैं। एफिड के वजह से आपके पपीते में मोज़ेक वायरस और रिंग स्पॉट वायरस का प्रकोप होता है। फलों में पपीता का प्रमुख स्थान है। चूंकि इस समय मौसम बदल रहा है, ऐसे में पपीता के बाग में विभिन्न प्रकार के रोगों का प्रकोप हो रहा है और बहुत से किसान भाइयों को इसमें लगने वाले रोगों के कारण लक्षण या नियंत्रण की सही जानकारी न होने के कारण उचित समय पर सही नियंत्रण के उपायों को नहीं अपना पाते हैं। अतः किसान भाई पपीता में लगने वाले रोगों के कारणों एवं लक्षणों को कैसे पहचाने, इसके लिए मिलते हैं। मोज़ेक वायरस में जब इसका प्रकोप होता है, जो वायरस है वो एफिड के द्वारा लाया हुआ होता है। जैसे ही कीड़े रस चूसते हैं तो उसमें वायरस प्रवेश कर जाता है पौधे पे। उससे जो पत्तियां ऊपर की तरफ मुड़ने लगती है मोज़ेक वायरस में, और बीच बीच में पीला धब्बा हो जाता है
और जो सिराएं हैं, पत्तियों की सिराएं, वेन्स है, वो गहरे हरे रंग की हो जाती है। इससे धीरे धीरे बाद में काफ़ी नुकसान होता है पौधों में। किसान भाइयों, अभी आपने जाना पपीता में लगने वाले रोगों के कारण, लक्षण के बारे में, और यदि आपके पपीता के बाग में रोग का प्रकोप हो तो इसके लिए रोकथाम के लिए कौन कौन से उपायों को कैसे अपनाएं, इस हेतु सुझाव के लिए मिलते हैं। तो किसान भाइयों, अगर मोज़ेक वायरस का प्रकोप है तो आपको एफिड का नियंत्रण रखना जरूरी है। अगर किसी किसी पौधे में ये प्रकोप दिखाई दे, उन पौधों को तुरंत उखाड़ के दबा दे जमीन में या जला दें। एफिड की रोकथाम के लिए आप इमिडाक्लोरोपिड 15 लीटर की बाल्टी में 4 से 5 मिलीलीटर की मात्रा डालें दवाई का, और अगर एसिफेट का छिड़काव कर रहे हैं तो 1.5 ग्राम एसिफेट 1 लीटर पानी में, यानी 15 ग्राम 10 लीटर पानी में घोल के उसका छिड़काव करें। राज्य के विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। अच्छी पैदावार हेतु मटर की फसल में जरूरी प्रबंधन। ठंड के मौसम में नवजात बछड़े बछड़ियों की देखभाल एवं प्रबंधन। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ईटीवी बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है annadatabihar@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041921555 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क भी कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।